हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज सर पे। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुक्र जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक है हमारा शुक्राणु जनन। इसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है, शुक्र जनन होता क्या है। तो ये मेल के टेस्टिस में स्पर्म के निर्माण होने की क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो शुक्र नलिकाओं के अंतर्गत होता है। तो ये जो प्रक्रिया है शुक्र जनन की, ये मैंने 2 चरणों में कंप्लीट होती है। तो पहला हमारा चरण है वो है जनन एपिथेलियम से। जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से, जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण पहली स्टेज ये हो गई। और दूसरी स्टेज में जब स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है तब स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। तो स्पर्मेटिड के निर्माण के बाद में ये स्पर्मेटिड जो है वो शुक्राणु में बदल जाता है। तो इस प्रकार की ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो इसके 2 चरण होते हैं। अब समझना ये है कि जनन एपिथेलियम कोशिका से स्पर्मेटिड का जो निर्माण होता है, इस क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली स्टेज जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ये जनन एपिथेलियम कोशिका से जब स्पर्मेटिड का निर्माण होता है तो पहली अवस्था है हमारी मल्टीप्लिकेशन फेज। और दूसरी जो स्टेज है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज वृद्धि प्रावस्था। और जब ग्रोथ फेज के बाद में लास्ट जो फेज है वो है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। अब हमको समझना क्या है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में क्या होता है और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है। तो ओरल बताने में आप आसानी से नहीं समझ पाओगे, डायग्राम की सहायता से हम इसको समझते हैं और बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। देखिए, जो जर्म सेल होती हैं, जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, वो द्विगुणित होती हैं। तो हम द्विगुणित के लिए 2x से डिनोट कर देते हैं। ये द्विगुणित कोशिका है। इसमें जब विभाजन होता है और जो विभाजन शुरू में होगा वो समसूत्री विभाजन होगा और जिसके बाद में समान संख्या में यानी डिप्लॉयड कोशिकाएं प्राप्त होती हैं 2x। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फेज के अंतर्गत ही आएगा। इनका पुनः विभाजन हो जाता है और फिर से समान संख्या में ही डिप्लॉयड कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कोशिका का विभाजन हो रहा है, अर्थात उसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, गुणन हो रहा है। तो ये जो अवस्था है वो कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज अर्थात यहाँ पर कोशिका का विभाजन हो रहा है, उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। अब देखेंगे यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन फेज की विभाजन के बाद में जो ये डिप्लॉयड कोशिकाएं होती हैं, इनमें से भोजन संचय करने के कारण भोजन को संचित करते हैं तो इनके आकार में वृद्धि हो जाती है। तो भोजन संचय के कारण कोई ये कोशिकाएं आकार में
वृद्धि कर लेती हैं और वृद्धि करने के बाद में इनकी संख्या फिर भी द्विगुणित ही रहती है। तो यहाँ से जो अवस्था हमारी प्रारंभ होती है वो है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज यानी ये वृद्धि प्रावस्था है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये डिप्लॉयड सेल है और ये सेल भी डिप्लॉयड है। भोजन संचय करने के कारण इसके आकार में जो है वो वृद्धि हो गई। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है ग्रोथ फेज में, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये वृद्धि करने के बाद में जो कोशिका, आपकी जो डिप्लॉयड कोशिका है, इसके आकार में जो परिवर्तन हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है और ये जो कोशिकाएं हमको प्राप्त होती हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अब देखते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी रह जाती है। इसके बाद में ये फिर से विभाजित होती हैं। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोबारा से जो विभाजन होगा वो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा और यहाँ पर इनसे हर एक कोशिका जो है वो दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। ये जो है वो दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसीलिए ये द्वितीयक सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ग्रोथ फेज में, यहाँ से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तब यहाँ से जिनकी संख्या देखो ये 4 है, 4 संख्या में ये स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक सेल है वो 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। कितने स्पर्मेटिड्स का निर्माण करते हैं? 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण करते हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं इनमें कायांतरण होता है। ये स्पर्मेटिड्स हैं, इनमें कायांतरण होता है और कायांतरण के बाद स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का निर्माण होता है। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अवस्था है ग्रोथ फेज से यहाँ बाद की अवस्था ये है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन अवस्था। अब इसको हम पुनः समझते हैं। देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में जो जनन एपिथेलियम कोशिका जन्म कोशिका होती है उसका विभाजन हो जाता है और द्विगुणित संख्या में ही नई कोशिकाएं हमको प्राप्त होती हैं, अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। इनमें से जो कोशिकाएं होती हैं वृद्धि करने के बाद में, विभाजन के बाद में उनको भोजन संचय करती हैं और भोजन संचय करने के बाद में उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, जो ग्रोथ फेज के अंतर्गत आता है। जब ये परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ग्रोथ फेज के बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके बाद में विभाजन के बाद में
सेल्स प्राप्त होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनके विभाजन के बाद में, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के बाद में स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है और स्पर्मेटिड्स के निर्माण के बाद में इनका कायांतरण हो जाता है और फिर यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? स्पर्म का निर्माण हो जाता है। अब देखो इसको हम बहुत शॉर्ट में समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले जो जर्म सेल होती है, जनन एपिथेलियम, उसका जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स होती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्मेटोगोनिया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में परिवर्तन होता है और ये स्पर्मेटिड्स का निर्माण करता है। स्पर्मेटिड्स के कायांतरण के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस होती है शुक्रजनन की। सबसे पहले जर्म सेल्स होती हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विभाजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं और इनके कायांतरण के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये हमारी शुक्रजनन की प्रोसेस थी। अगर हम इसको याद नहीं कर सकते हैं तो याद करने के लिए हम एक स्टोरी के माध्यम से भी इसको हम याद रख सकते हैं। तो स्टोरी हम बना सकते हैं कि जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में, यानी जर्म सेल जो है वो स्पर्मेटोगोनिया, इसको स्थान समझ लेंगे, जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ में और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ में स्पर्मेटिड्स में स्पर्म बना रहे थे। यानी जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ स्पर्मेटिड्स में स्पर्म बना रहे थे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।